नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 4 नवंबर 2021 के करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज दीपावली है और दीपावली की मिशन सिविल सर्विसेज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी हर तरह की खुशियां लेके आए, आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसने 1 सप्ताह तक चलने वाले डीप डाइव ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत इसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। MEITY ने साइबर जागरूकता में पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में 2018 में साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत की थी। ये ऑनलाइन कार्यक्रम मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंक के IT कर्मचारियों के साथ प्रशिक्षित करता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है विवेक देबरॉय, राकेश मोहन, पूनम गुप्ता, टी राम मोहन। सही उत्तर है ए, विवेक देबरॉय। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? विवेक देबरॉय। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष विवेक देबरॉय परिषद के अध्यक्ष हैं। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर टी राम मोहन और NCAER की महानिदेशक पूनम गुप्ता के साथ 7 सदस्यीय परिषद में शामिल होने वाले ये 3 नए सदस्य हैं। नई सलाहकार परिषद को 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही परिषद के अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों को भी बरकरार रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा संस्थान आवधिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करता है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, खाद्य और कृषि संगठन तथा नाबार्ड। सही आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ही आवधिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करता है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा नवीनतम GHG बुलेटिन को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बढ़ती प्रवृत्ति 2021 में जारी रही। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सभी 3 प्रमुख GHG कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो 2020 में ये कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेट रहा। अगर उत्सर्जन मौजूदा गति से जारी रहा तो औसत रूप से देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग पेरिस समझौते के वैश्विक तापमान के लक्ष्य से अधिक हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में खबरों में रहा AY 4.2 क्या है? AI चैटबॉट, कोरोना वायरस वंश, अंतरिक्ष वाहन, एक्सोप्लैनेट। सही उत्तर है बी, कोरोना वायरस वंश। AY 4.2 कोरोना वायरस वंश है। चलिए अब इसको देखते हैं आगे। ये जो खबरों में है ये एक कोरोना वायरस वंश है और वंशावली कोविड विकासवादी चार्ट की शाखाओं को उनकी संबंधितता दिखाने के लिए एक लेवल है। वंशावली की देखरेख पंगो नेटवर्क के द्वारा की जाती है। ये एडिनबर्ग और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम है। ये वंश के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और नए लेवल के असाइनमेंट को संभालते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन JSP 2021 और JSP स्नैपशॉट 2021 किस क्षेत्रीय संघ के प्रकाशन हैं? ऑप्शन से G20, आसियान, ब्रिक्स, बिम्स्टेक। सही उत्तर है सी, ब्रिक्स। संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन यानी कि JSP 2021 एंड JSP स्नैपशॉट 2021 ब्रिक्स के प्रकाशन हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक भारत की अध्यक्षता में आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सचिव सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के लिए संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन 2021 और JSP स्नैपशॉट 2021 जारी किए गए। इस बैठक का विषय सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी में NSO के प्रयास था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्षा खरीद परिषद ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत कितने करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है 5,965 करोड़ रुपए, 7,965 करोड़ रुपए, 9,865 करोड़ रुपए और 3,335 करोड़ रुपए। सही उत्तर है बी 7,965 करोड़ रुपए। रक्षा खरीद परिषद ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रक्षा खरीद परिषद यानी DAC ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की खरीद भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 12 हेलीकॉप्टरों के अलावा DAC ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से लाइनेक्स U2 नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रक्षा खरीद परिषद ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत कितने करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है? ये सेम प्रश्न ही रिपीट हुआ है यहाँ पर, है ना? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है 7,965 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जलस्तर में कितनी वृद्धि प्रतिवर्ष हुई है? 4.4 mm, 2.2 mm, 2.1 mm and 4.8 mm. Right answer is 4.4 mm. WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 से 2021 के बीच में वैश्विक समुद्र के जलस्तर में 4.4 mm की वृद्धि हुई है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वर्ष 1993 और 2002 के बीच औसत वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि 2.1 मिमी हुई थी, यानी कि 2.1 mm प्रति वर्ष हुई थी, और 2013 से 2021 के बीच ये वृद्धि 4.4 mm प्रति वर्ष थी। ये ज़्यादातर ग्लेशियरों और बर्फ़ की चादरों से बर्फ़ के द्रव्यमान के नुकसान के कारण हुआ था। आर्कटिक समुद्री बर्फ वर्ष 1981 से 2010 के औसत से इस वर्ष मार्च में अपने अधिकतम स्तर से नीचे थी। वर्ष 2021 के लिए वैश्विक औसत तापमान जनवरी से सितंबर के आंकड़ों के आधार पर जो दिया गया है वो है कि 1850 से 1900 के औसत से लगभग 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन से भारत, अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश। सही उत्तर है बी अमेरिका। अमेरिका ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए अमेरिका को टीकाकरण के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। अब यहाँ से 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन फाइजर की खुराक दी जाएगी और इसके लिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने 29 अक्टूबर 2021 को मंजूरी भी दे दी। इसके साथ ही अमेरिका में बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन फाइजर बन गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जलवायु वित्त के लिए विकसित देश 2023 में कितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे? ऑप्शन से 100 बिलियन डॉलर, 65 बिलियन डॉलर, 55 बिलियन डॉलर और 85 बिलियन डॉलर। सही
ए 100 बिलियन डॉलर। जलवायु वित्त के लिए विकसित देश वर्ष 2023 में 100 बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे। अगले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में COP15 की बैठक में विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर को जुटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। इन्होंने कहा था कि हम 2020 तक हर साल 100 बिलियन डॉलर जरूर जुटाएंगे ताकि विकासशील देशों का समर्थन कर सके। बेसिक देशों ने ये कहा था कि वे 2021 तक से लेकर के 2025 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर जुटाने के लिए अपने मौजूदा दायित्वों पर विकसित देशों से एक स्पष्ट रोड मैप की उम्मीद कर रहे थे। यानी उन्होंने भी क्लियर कह दिया था कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो कहा है तो हर साल आप 100 बिलियन डॉलर जरूर ही इकट्ठा कर लें, जो कि वित्त पर एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य है, एक एम रखा गया था। कनाडा और जर्मनी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से एक वित्त वितरण योजना में पिछले महीने ये क्लियर कहा गया कि विकसित देश केवल वर्ष 2023 में 3 साल की देरी के साथ 100 बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम हो सकेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर किस नई पार्टी का ऐलान किया है? अभी हाल ही में आपको पता होगा कि कांग्रेस के नेता जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया था अपने ये पद से भी और बाद में फिर कभी कांग्रेस पार्टी से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने कौन सी नई पार्टी का ऐलान किया है? ऑप्शन है लोक कांग्रेस पार्टी, जनता कल्याण पार्टी, कल्याण कांग्रेस पार्टी, आम कांग्रेस पार्टी। सही आंसर है ए लोक कांग्रेस पार्टी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर के लोक कांग्रेस पार्टी नाम से अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। इन्होंने 2 नवंबर को अपना इस्तीफा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रधान सोनिया गांधी को भेज दिया। इसके साथ ही इन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी, जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस, इसके गठन का भी ऐलान कर दिया। 12वां प्रश्न है कि भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं हरियाणा, केरल, मेघालय, जम्मू कश्मीर। सही उत्तर है सी मेघालय। भारत और विश्व बैंक ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने और विश्व बैंक ने ये 40 मिलियन डॉलर की परियोजना के लिए समझौता किया है। इस परियोजना से राज्य के सभी 11 जिलों को लाभ होगा। साथ ही यह प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों को उनके नैदानिक कौशल का निर्माण के साथ ही योजना और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करके काफ़ी फायदा प्रदान करेगा, काफ़ी लाभ करेगा। सामुदायिक स्तर पर यह महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इस परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज गरीबों और कमज़ोर लोगों के लिए सुलभ और वहनीय बनाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चीन ने अमेरिका की किस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता से रहित बताया है? ऑप्शन है कोविड की उत्पत्ति में जिम्मेदार चीन, कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार, कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कोरोना की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। चीन ने अमेरिका की किस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता से रहित बताया है? सही उत्तर हमारा है कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अमेरिका की इस 18 पृष्ठ की रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया समुदाय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर विकसित नहीं किया गया था, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि जानवरों के संपर्क के परिणाम स्वरूप या फिर किसी प्रयोगशाला की दुर्घटना से मनुष्यों को संक्रमित किया गया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने क्लियर कहा कि 1000 बार दोहराया गया झूठ आखिर फिर भी झूठ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिपोर्ट कितनी बार प्रकाशित हुई है या फिर इस रिपोर्ट के कितने संस्करण आए। यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि यह रिपोर्ट एक राजनीतिक हथकंडा और झूठी है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता नहीं है। ये बात किसने कही? चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं केन रिचर्डसन, मार्कस स्टोइनिस, एलन डेविडसन, ग्लेन मैक्सवेल।
सही उत्तर है सी एलन डेविडसन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी एलन डेविडसन का निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एलन डेविडसन, जो कि क्रिकेटर रहे थे, इनका निधन हो गया। इनके अचानक निधन से क्रिकेट जगत में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था ये। काफ़ी शोक की लहर, काफ़ी लोग परेशान हो गए, दुख की लहर फैल गई। उन्होंने 10 साल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रतिनिधित्व किया था। इस दौरान उन्होंने 44 टेस्ट कंगारू टीम यानी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए खेले। साथ ही में एलन डेविडसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 44 टेस्ट मैच खेलने के साथ साथ इसमें इन्होंने 1328 रन भी बनाए। इस दौरान 5 अर्धशतक लगाए और टेस्ट क्रिकेट में इनका जो सबसे बेहतर स्कोर था वो था 80 रन का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अफगानिस्तान के निम्न में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए, अफगानिस्तान पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है, तालिबान के लिए भी चर्चा में रहा। अभी फिर आप देख रहे हैं कि इससे संबंधित न्यूज़ आ गई कि कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन है राशिद खान, मोहम्मद नबी, रहमत शाह, असगर अफगान। और इसका सही उत्तर है असगर अफगान। अफगानिस्तान के असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 31 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ खेला। T20 विश्व कप 2021 में इस मुकाबले में इन्होंने 23 गेंदों में 31 रन बनाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी अफगान कप्तान की तुलना में उनका सक्सेस रेट सर्वाधिक है, 81.73% है। अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच में साल 2018 में असगर अफगान की कप्तानी में खेला था। चलिए, यहाँ इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया? इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? ये हैं विवेक देबरॉय। कौन सा संस्थान आवधिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करता है? ये करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में खबरों में रहा AY 4.2 क्या है? ये एक कोरोना वायरस वंश है। संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन JSP 2021 और JSP स्नैपशॉट 2021 किस क्षेत्रीय संघ के प्रकाशन है? ये ब्रिक्स के प्रकाशन है। रक्षा खरीद परिषद ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत कितने करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है? ये की गई है 7,965 करोड़ रुपए के। WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 और 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जलस्तर में कितनी वृद्धि प्रतिवर्ष हुई? सही आंसर है 4.4 mm। इस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर के टीके को मंजूरी प्रदान की है। ये मंजूरी दी गई है अमेरिका में। जलवायु वित्त के लिए विकसित देश 2023 में कितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे? ये 100 बिलियन डॉलर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी कौन सी नई पार्टी का ऐलान किया है? इन्होंने ऐलान किया है लोक कांग्रेस पार्टी का। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हस्ताक्षर किए हैं मेघालय के लिए। चीन ने अमेरिका की किस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता से रहित बताया है? सही आंसर है हमारा यहाँ पे सी, कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया? एलन डेविडसन का निधन हो गया हाल में ही। अफगानिस्तान के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये घोषणा की है डी असगर अफगान ने। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और हमने इनका रिवीजन भी कर लिया है। एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारा प्यार आपका हमको मिलता रहेगा। थैंक यू।